नमस्कार, मैं विजयपाल साक्य और आप देख रहे हैं बीटी सच। सभी बहुजन साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम बात करते हैं 11 सितंबर की। 11 सितंबर को नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा एक कॉल दी गई थी कि सभी बहुजन साथियों को रामलीला मैदान में आना है, क्योंकि हमारा आरक्षण खतरे में है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात कही गई थी। इसी को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद हुआ था और बड़े पैमाने में इसका विरोध हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का फैसला टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद एक विशाल रैली चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बुलाई जाती है। उस रैली का स्थान जो होता है वो होता है रामलीला मैदान। उस मैदान पर परमिशन नहीं मिली, क्योंकि उनको उनका कार्यक्रम रद्द करवाना था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे नेता हैं जो बोल देते हैं वह सत्य होकर रहता है। तो उन्होंने दूसरा मैदान था, वो था इंदिरा गांधी स्टेडियम, जिसमें 1000-2000 से ज़्यादा सीट हो सकती हैं, समथिंग ऐसे ही 10,000 हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ पहुँची 11 सितंबर को। कुछ लोगों को लगा था कि ऐसे ही 1000, 2000, 3000 लोग जाएंगे, लेकिन वो हॉल भर गया, 1 सीट भी नहीं बची। उसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई, जैसे जाति जनगणना, आरक्षण, इन सभी मुद्दों पर बात हुई। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो SC/ST समाज में कुछ लोग हैं जो वर्गीकरण को और क्रीमी लेयर को सही समझ रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। चलिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक भाषण आपको दिखाता हूँ। जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट न हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की। भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही है। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पर अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग ये है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा, जो मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये के बराबर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की। और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा। होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे। समाज में भाई अपने विरोधियों, बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी, कपड़ा, मकान से वंचित हैं, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं ये देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी, फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे, उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पे निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर कई नेता लाइन में लगे हुए हैं। ओबीसी के लोग भी अब जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जैसे कि चौधरी विकास पटेल, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका एक संगठन चलता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बामन मेश्राम साहब, जिन्होंने कई वर्षों से ईवीएम का और आरक्षण का मुद्दा उठाया है, और अब पूरी तरीके से ये मुद्दा विपक्षी लोग उठाने लगे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ईवीएम का मुद्दा है और आरक्षण का मुद्दा है और जाति जनगणना का मुद्दा है, वो बामसेफ के द्वारा उठाया गया था। चलिए, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो बहुजन समाज के लोगों के लिए सुनना ज़रूरी थी और उनको समझना चाहिए कि हमारा आरक्षण अब कितना बचा है। अगर आप ज़रा नज़र उठाकर देखेंगे तो तुम्हारा आरक्षण जो 1 क्लास की नौकरी हैं वहाँ पर बिल्कुल 0 हो चुका है। चलिए, मैं आपको इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ एक ऐसा उदाहरण पेश करूँगा जिससे आपका दिल जो है दहल जाएगा। एक स्कूल है जिसमें एक लड़की शिक्षकों की मांग कर रही है, यानी शिक्षक उस स्कूल में नहीं है। लड़की कह रही है शिक्षक और इस स्कूल में होने चाहिए। चलिए, मैं आपको उस वीडियो को दिखाता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए।
लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th-10th के लिए है, 11th-12th के नहीं है वो सर मैम जो है। आपने ये वीडियो देखा और आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने वाले लोग इस वीडियो को कब देख पाएंगे? सवाल है ये। जो लोग इस देश को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कह देते हैं, वो लोग इस वीडियो को कब तक देख पाएंगे? और ऐसी समस्याओं का समाधान कब हो पाएगा? और जो शिक्षक भर्ती हैं वो कब निकलेंगी? इस देश की बेरोजगारी कब कम होगी? और तमाम समस्याएं हैं, इनका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आई हो तो आई होप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें।